अच्छा सर, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप इस सारे निज़ाम से गुजरे हैं, इस सारे सिस्टम से, कौन सा स्टेज जो है वो टफेस्ट है? स्क्रीनिंग या रिटन, रिटन, डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं, या फिर इंटरव्यू? इन तीनों चीज़ों में से जो पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरव्यू इसलिए लगता है रिटन से भी, क्योंकि 5 सीनियर जजेस बैठे होते हैं और काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंस उनका लूज़ भी हो जाता है। तो इंटरव्यू, और इवन दिस इज़ द ओनली डिटरमिनिंग स्टेज। आप एमसीक्यूज़ में 100 से 90 ले आएँ, आप रिटन में से, हमारी बैच में एक दोस्त था जिसके 100 में से 88 एमसीक्यूज़ में आए और 100 में से 86 आए थे रिटन में, और हमारी बैच में वो लास्ट नंबर पे था। इंटरव्यू में, वन मेरिट पे? वन मेरिट में 149 में से। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप इंटरव्यू का होता है, और जो आपका फेट डिटरमिन करता है वो भी इंटरव्यू होता है। ये ऐसे नहीं होता जैसे सीएसएस में आप देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव में इतने मार्क्स आते हैं, रिटन में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप वो चले जाते हैं इंटरव्यू में सारी मार्क्स प्लस करते हैं। यहाँ पे ऐसे लड़के भी हैं जिनके एमसीक्यूज में 50 आ रहे हैं, रिटन में 50 आ रहे हैं, और रिटन में वाह के बाद टॉप भी कर लेते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मुश्किल सबसे ज़्यादा इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिटन होता है। अलबत्ता 2022 में तो एमसीक्यूज भी बड़ा टफ आया था, पर जनरली रिटन टफ होता है और इंटरव्यू टफ होते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग वगैरह की तो हमने बात कर ली। जो रिटन या डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका क्या पैटर्न होता है? किस चीज़ पे आपको टेस्ट किया जाता है? क्या पूछा जाता है आपसे एक्सपेक्टेड? रिटन में बिकॉज क्वेश्चन करने का मकसद ये है, बिकॉज अभी स्क्रीनिंग तो गुजर गई इस साल के, अगर हम लोगों की बात करें, नाउ द स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव या रिटन, तो उनके लिए मैं गाइडेंस के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये आपने आसानी कर दी मेरे लिए, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना रहा था अलग वैसे। ये देखिए, रिटन में 4 मेन सब्जेक्ट हैं: सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, कानूनी शाद आर्डर। अब रिटन में क्या पूछते हैं, हमारे टाइम पे 40% मार्क्स आपके आते थे प्रोसीजरल लॉ के। प्रोसीजर साहब से पूछते, जैसे मजिस्ट्रेट के ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, 164 रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, अगर इस मरतबा शायद आ जाए सिविल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि 15 मिलियन की जुरिस्डिक्शन गई है नीचे। तो मैं वो आपको प्रोसीजरल भी चेक करते हैं, और इसके अलावा 60% पोर्शन होता है आपका थ्योरेटिकल। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि 20% प्रोसीजरल होगा, 80% आपका थ्योरेटिकल होगा। उसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसर की पोर्शन होंगे। अब जो आपका पेपर, ये जो 4 सब्जेक्ट जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, 50 to 60% पेपर उसका कवर हो जाएगा इसमें से कुछ प्रोसीजरल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी होंगे। अब इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट आते हैं रिटन में, जैसे स्पेशल इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आ गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पीकॉ का लॉ है, अभी इस मरतबा 80 भी उन्होंने कहा है, या लैंड रेवेन्यू एक्ट के लिमिटेड सेक्शंस होंगे 79 से 82 तक के, या रेलिवेंट ये पोर्शन होंगे, या सेल ऑफ गुड्स का लॉ आपके पास आ जाता है, या इक्विटी के, या कॉन्स्टिट्यूशन के इस मरतबा शायद आपके पास कुछ आ जाए सवाल। तो रिटन में बेसिकली जब हमने अटेम्प्ट किया था इन 2016, तो उस वक्त 5 क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, पर उसमें से अंदर जो टोटल क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन वो 36 या 35 थे, जिसमें से हमें 29 करना था। इतना मार्जिन नहीं था। अब जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया, उसमें से 10 सवाल थे, 10 में से आपको 5 करने, 5 को छोड़ दें, जैसे एलएलबी पार्ट 1 का पेपर आता है ना, इस तरीके से आया था। अब इस मरतबा क्योंकि ज़्यादा बच्चे पास हो गए, तो ये है कि क्वेश्चन रिटन का जो पेपर है वो डिफिकल्ट आएगा। रिटन के ताकि सबके इंटरव्यू ना करने पड़े। हाँ, रिटन का पेपर एक्सपेक्टेड यही है कि रिटन का पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। अब रिटन का पेपर देखें, अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ पूछते हैं मुझसे दोस्त कि सर उसमें हम केस लॉ मेंशन करें कि केस लॉ मेंशन हमें नहीं करना चाहिए। अब इस पे भी जब आप केस लॉ मेंशन करें अच्छी बात है, पर उस केस लॉ के फैक्ट्स और उसमें जो ओबिटा डिक्टा या रेशो डेसेंडास हेल्ड हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो केस लॉ आप उसमें लिखेंगे वो इंटरव्यू वाले दिन जज आपसे पूछेंगे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ रिटन में कुछ लिख के आ जाएं और इंटरव्यू में आपको याद ही ना हो, अपनी यहाँ पे कोई आपने साइटेशन लगा दी कि चेक शायद कोई ना करे, तो ये चीज़ होती है। बाकी अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है रिटन का, इस मरतबा भी इसी तरीके से शायद पैटर्न आए कि 5 क्वेश्चन आपको करने हो, तो सिर्फ टाइम का इशू हो जाता है, क्योंकि बड़ा लेंथी होता है पेपर। पंजाब में 8 पेपर आते हैं, तो एक दिन में आपको एक पेपर करने के लिए 3 घंटे मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरे लॉ के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू होता है। बाकी कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे सर पेन कौन सी यूज़ करनी चाहिए हमें, पेन ब्लैक और ब्लू यूज़ कर लें, ये कलरफुल पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर वो देख रहा है कि भैया आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको आर्ट या क्राफ्ट आता है कि नहीं। पाकिस्तान में ये चीज़ कंसिडर की जाती है। मैंने ये क्वेश्चन रखा भी था, ऑल्दो इट मे साउंड अ फुलिश क्वेश्चन या एट दिस स्टेज, बट देखें पाकिस्तान की हम सोसाइटी है, हम मैट्रिक इंटर लेवल तक देखते हैं कि मोस्टली वो चीज़ें राइटिंग पे ही हो रही होती है। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको ज़्यादा नंबर देंगे। कंटेंट ना टीचर ने देखने, हमने चेक करते हुए देखा लोगों बस ऐसे ऐसे कर रहे थे, राइटिंग अच्छी है ऐसे ऐसे।
तो ऐसे नहीं, क्या जुडिशरी में भी इस तरह का कुछ है या नहीं? आपके पेपर अच्छे तरीके से चेक होते हैं और चेक करने वाले हाईकोर्ट के जजेस ही होते हैं यूजुअली जो चेक करते हैं पेपर। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करें, हर किसी का अलग तरीका है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। अगर आप जो आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले, तो आपको जवाब उसी क्वेश्चन का देना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ बेल एंड ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल, अब आप बताना शुरू कर दें कि कौन से ग्राउंड पे बेल हो जाती है, ठीक है, बेल की हिस्ट्री क्या थी, बेल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, तो ये रिलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी। जो आपसे पूछ रहा है आप उसका जवाब दें। अब आप एक आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने जो क्लासेस चलाए तो उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ तो आप स्टार्टिंग करें इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से कि अगर बेल है तो व्हाट इज़ बेल, बेल है क्या, ठीक, और रेलिवेंट प्रोविजंस आप उनके मेंशन करें। उसके बाद एसेंशियल या इंग्रेडिएंट्स आप उसके लिखें उसी क्वेश्चन के। अगर आपके उसके बारे में पूछ रहा है व्हाट आर द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल, तो आप वो लिखें रेलिवेंट प्रोविजन से रिलेटेड हेडिंग बना के कौन से ग्राउंड होने चाहिए रिजेक्शन के। एक अगर आप इलस्ट्रेशन दे देते हैं तो वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब ये सवाल है कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए 20 मार्क का, जिसमें 5-5 के मार्क के 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एक 5 मार्क के क्वेश्चन को 3 पेजेस पे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको 1-1.5 सफ़े में कंक्लूड कर दें, ठीक है, क्योंकि आप जितना भी लिखेंगे 5 मार्क्स से ज़्यादा तो आपको नहीं मिलनी। अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाता है तो उसके लिए आप ये लिख रहे हैं क्या 300 वर्ड आप लिख सकते हैं, कम से कम 250-300 वर्ड, उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करें और उसमें फिर आप सारी डिटेल दें। अगर आपसे एक ब्रीफ पूछ रहा है, एक कोई भी क्वेश्चन कर रहा है आपसे मुतल्लिक, फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि राइट इन डिटेल द ट्रायल ऑफ मजिस्ट्रेट, तो फिर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, कॉग्निजेंस 190 से लेके फिर 241 में काफ़ी सप्लाई होने से लेके 245 तक, फिर डिटेल में लेके। पर अगर आपसे कोई सिर्फ पूछे चार्ज का क्वेश्चन, उसमें आप पूरा ट्रायल लगा दें, तो ये ऐसा हो गया कि आपके मार्क कट हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त जो बड़े कॉम्पिटेंट थे इसी वजह से रह गए, ओवर एफिशिएंसी की दिखाने के चक्कर में। वो पूछे एक चीज़ रहा है, आप 4 लिख रहे हैं, तो चेक करने वाला भी वो जो है वो भी बड़ा इरिटेट हो जाता है कि क्वेश्चन क्या है और आप क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें कवर करनी चाहिए आपको। कितना लिखना आपने बता दिया कि 1 से 1.5 सफ़ा जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो टाइम मैनेजमेंट इसको आप किस तरह से करते थे या किस तरह से करना चाहिए? क्या स्टॉप वॉच आप साथ लेके जाएं अलाउ होती है या जस्ट अंदाजे से आप? स्टॉप वॉच आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, कोई उसमें मना नहीं होता। पर टाइम मैनेजमेंट देखें ना, हर किसी के लिए डिफरेंट है। अब अगर कोई जल्दी लिखता है जिसकी राइटिंग ठीक है, वो तो बड़ा इफेक्टिवली कर लेगा पेपर विद इन 3 आवर्स। अगर कोई लेट लिख रहा है जिसकी राइटिंग बड़ी स्लो है, तो उसको जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर आप ये करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, 180 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, और उसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करें कि भाई एक क्वेश्चन को मुझे आधा घंटा देना चाहिए, कम से कम आधे घंटे से 45 या 40 मिनट्स की आप अपनी मार्जिन रख लें, उस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक, अगर आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली करेंगे तो पेपर रिजोल्व हो जाता है। और अगर जिसकी राइटिंग थोड़ी स्पीड तेज़ होती है तो उसको इशू नहीं होता। हमने पेपर दिया था रिटन के, 2 साथ में ये सप्ली भी हमने लगा ली थी, हमें तो इशू नहीं होता, हो गया था। कुछ दोस्त ऐसे थे जो स्लो लिख रहे थे, ठीक है, वो उनके लिए इशू हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का। अदरवाइज अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा और कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा, रट्टा आपका नहीं होगा, क्रेमिंग, तो आपके लिए इशू नहीं होगा। ज़्यादातर जो पेन रुक जाती है ना पेपर करने के दौरान, वो ये होता है कि क्रेमिंग खत्म हो जाती है। पर अगर आप उसको भले क्रेम करें, पर उसका आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कम से कम जो पूछ रहा है आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक, वो सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन के आप कवर कर लें बस। एग्जामिनर इससे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता कि भाई आप बड़ी फ्लावरी इंग्लिश लिखें। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था, क्या जो लैंग्विस्टिक्स को भी देखा जाता है कि ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए? हाँ, ये तो देखें, अगर आप कोई लिख रहे हैं, लिखने में कम से कम आपको बेसिक ग्रामर तो आना चाहिए ना। ऐसे तो ना हो कि आप अगर आपका ग्रामर नहीं है तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये तो अहम चीज़ है, ये तो बेसिक ग्रामर है। कोई हम अगर लिखते हैं या आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं इवन, या आप क्वेश्चन पेपर कोई अटेम्प्ट भी करेंगे तो उसमें बेसिक इंग्लिश ही यूज़ होती है। इतनी कोई ऐसे नहीं है कि आपको जीआरई की वोकेबुलरी चाहिए, आपको सेट के वर्ड्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा चक्कर नहीं होता। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो आपका या बेसिक वोकेबुलरी हाई स्कूल की, वो यूज़ होती है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए रिटन के लिए? कोई बुक्स मैं बताऊँगा, आप बोलेंगे फेक रहा है इस टाइम पे। मैं आपसे तरीका जानना चाहूँगा कि तैयारी कैसे की जाए, किसी स्पेसिफिक बुक से या स्टैट्यूट्स पढ़ लें, कमेंट्रीज पढ़ें, क्या पढ़ें? मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की थी एक दिन भी, इवन मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा था। मेरा एक दोस्त है शमसुलक, उसने मुझे अप्लाई कराया था कि आप फॉर्म भर लो और आप अटेम्प्ट दे के देखो। 3-4 महीने हुए थे मुझे उस वक्त वकालत के, नया लाइसेंस मिला था, तो हमने अप्लाई किया। एक जज था जो नया दोस्त था, जज बन गया था, उसके कहने पे हमने अप्लाई कर दिया। और दूसरा ये शमसुलक साहब थे। अप्लाई करने के बाद MCQs की टेस्ट, तो जो हमें रात मिली थी, सुबह पेपर था, उस रात सोहेल भट्टी का एक बुक था MCQs का, वो देखा था। MCQs में पास हो गए। उसके बाद रिटन का अनाउंस हुआ था, हमने
15 दिन मैंने पढ़े थे रिटन के लिए। एक KLR की नैयर की बुक आती है, जो भी मुझसे पूछते हैं कि उस टाइम में, अब तो दूसरे बुक्स भी आ गए, अच्छे बुक आए होंगे। KLR की बुक आती थी 1500 पेजेस की, पूरे नहीं पढ़ने थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ने थे। और एडवांस पब्लिशर की 4 गाइड्स आती हैं। उस 4 गाइड में से एक रेलिवेंट है आपके लिए, 3 रेलिवेंट है, जनरल लॉ, सिविल, क्रिमिनल लॉ, ये 3 आपको पढ़ने होते हैं वहाँ में से। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। बाकी बेयर एड जो थे, क्योंकि हम लॉ में रेगुलर क्लासेस लेते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था वहाँ से, इसी तरीके से तैयारी की थी। इंटरव्यू वाले दिन 20 दिन गुम हो गए थे, नंबर ऑफ कर दिया था, सीनियर ढूंढ रहा था, मैं कहाँ चला गया। नहीं, लेकिन मैं ये तो एटलीस्ट अज्यूम करूंगा कि आप जो एस्पिरेंट्स उन्हें ये तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आपने नहीं पढ़ना या गाइड से पढ़ लेना। हाउ टू प्रिपेयर, मैं ये अब देखें, हर बंदे को अल्लाह पाक ने डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी दी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल जज की 5 साल तैयारी करते हैं, हम तो देखते भी हैं और सोचते भी हैं कि 5 साल में क्या पढ़ते होंगे। और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो 3 महीने बैठ जाते हैं, वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट, जैसे CSS में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे 7 साल तक पढ़ रहे हैं, इंटर से लेके पढ़ रहे हैं, वो 30 साल उम्र पूरी हो गई, बंदा पास नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद 6 महीने बैठ जाते हैं, पास कर लेते हैं। डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी अल्लाह पाक ने दी हुई है लोगों को, तो पढ़ना तो चाहिए। देखें इस वक्त अब तो इतनी आसानी हो गई है कि यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इवन हमारे भी अवेलेबल हैं। बलूचिस्तान में शायद उमर साहब हैं, उनके भी अवेलेबल लेक्चर हैं, या बड़ी आसानी हो गई है, दूसरे भी इंडिया के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आपको आसानी। हाँ, चैट जीपीटी तो आपके केस लॉ की रेफरेंस है, तो किसी काम की नहीं। ठीक है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी आपको ड्राफ्टिंग में काम दे जाती है, पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जो पता चलता है किसी इंसान ने तो लिखा नहीं है। आप यूज़ करते हैं? ठीक है, हम भी कर लेते हैं कभी ग्रुप में मैसेज बनाने के लिए। बिल्कुल करते हैं। ड्राफ्टिंग में नहीं करते? नहीं, ड्राफ्टिंग में इसलिए नहीं करते कि देखें, चैट जीपीटी जो इंटेंट देती है ना, लॉ में इंग्लिश आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं लिखनी, आपको अपना इंटेंशन कन्फर करना होता है ना, कि आप क्या जज के सामने लाना चाहते हैं चीज़। तो चैट जीपीटी से मेरी नज़र में वो बड़ी क्लियर नहीं होती, क्योंकि चैट जीपीटी एक चीज़ को 4 मरतबा घुमा के लिख देता है, ठीक है। उससे कभी कभार ऐसे ही हो जाता है कि कोई चीज़ हमारे गले भी पड़ जाती है। अच्छा सर, उसमें मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताऊंगा, वो यूज़ कीजिएगा, बड़ा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आसानी करते हैं। वो ये है कि आप उसको ये बताइए कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में यूज़ होने वाला है, तो वो फिर पाकिस्तानी जो सिटी कोर्ट वाला ड्राफ्ट होता है वो बना के देता है। देखिए, AI का यूज़, चैट जीपीटी यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया है, यहाँ पे AI की वेबसाइट बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉस के लिए, वहाँ आप कोई क्यूरी लिखें, केस लॉ आपको आ जाएंगे रेलिवेंट, ठीक है। तो उस जेन्युइन होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं, चैट जीपीटी वाले नहीं होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से अगर चैट जीपीटी में आपको ड्राफ्टिंग में आसानी हो रही है तो आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ ये है एक चीज़, पहले ग्रामरली यूज़ करते थे सारे, ठीक। अब चैट जीपीटी जब यूज़ हो रही है तो उसमें ऐसा ना करें कि आप कोई चैट जीपीटी में चीज़ लिखें, ठीक। एक मेरा क्लाइंट है जो चैट जीपीटी लेके आता है कि देखिए मैंने चैट जीपीटी से बनाया, फिर हम उसकी गलतियां निकालते हैं, ठीक। आप चैट जीपीटी को बिल्कुल यूज़ करें। टेक्नोलॉजी का तो हर लॉयर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हम ओल्ड एज में नहीं रह रहे, स्टोन एज में, कि अब हम आज भी बैठ के टाइपिंग करना शुरू कर दें एक एक चीज़ को। अगर चैट जीपीटी आसानी पैदा कर रही है, उसको अडॉप्ट करें, पर उसको इम्प्रूव करें। अपना ह्यूमन माइंड आप उसमें ज़रूर लगाएं। सोलली आप चैट जीपीटी पर रिलाई करेंगे तो एक तो आपके ड्राफ्टिंग के स्किल खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर आपसे पढ़ने की आदत भी खत्म हो जाएगी। चैट जीपीटी ने बता दिया यही कानून होगा, फिर पता चलता है आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे ये सेक्शन तो चैट जीपीटी ने गलत बता दिया है। अच्छा सर, नाउ कमिंग टू दी इंटरव्यू सेक्शन, हमने स्क्रीनिंग तो इस बार सबकी ऑलमोस्ट हो गई, जैसे तैसे करके हमने पास कर लिया, रिटन भी। नाउ इंटरव्यू, कैसा होता है इंटरव्यू और क्या पूछा जाता है उसमें? देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू में उनको क्या करना चाहिए ना। इंटरव्यू में पूछते आपसे लॉ ही है, पर लॉ से पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सजाद अली शाह साहब की प्रैक्टिस ये होती थी। उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। आप सिविल में प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल में करते हैं, ठीक है, ट्रिकी वन। अब इसमें जो ओवर स्मार्ट बनते हैं कि सर हम क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप क्रिमिनल में, तो वो बेचारे के चांसेस फेल होने के ज़्यादा होते हैं क्योंकि फिर वो आपसे क्रिमिनल के सारे स्पेशल लॉ भी पूछते हैं, वो आपसे क्रिमिनल में बड़े डेप्थ में जाते हैं। या आप कहेंगे मैं सिर्फ सिविल की। मुझसे सजाद अली साहब ने जब इंटरव्यू लिया था, वो चीफ जस्टिस से दूसरे 4 जजेस थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कितने केस चलाए। मैंने कहा सर मैंने 5 केस चलाए। पहला केस कौन सा था? मैंने कहा सर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उन्होंने कहा आपने उठते ही तलाक कराना शुरू कर दी। मैंने कहा सर मिला ही था, पहला वही मिलता है मुझे सर, वही मिला था मुझे भी। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं आपके एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है। मैंने कहा सर सिविल और क्रिमिनल बोथ। अच्छा, फिर उन्होंने मिक्स क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछे थे। जब आप जाएंगे तो आप ये वाजे रखें कि आप ऐसे इंटरव्यू करने वाले को
वो ऐसी एज ना दें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक, फिर वो उसमें डीप में चले जाएंगे, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। आप केस अगर वो एक्सपर्ट हुआ उसमें तो हमसे तो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ना, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी। तो फिर वो सिविल और क्रिमिनल मिक्स लॉ आप ये बताएं। और दूसरा ये, जब वो आपसे सवाल पूछें तो सवाल का जवाब मस्ट बी वेरी प्रिसाइज। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो आप सॉरी बोल देंगे, ठीक है। मेरी रिटन में थी 90 नंबर पे पोजीशन, आफ्टर इंटरव्यू में 5th पोजीशन पे आया था पूरी सिंध में आउट ऑफ 149 जजेस। तो जो पूछिए आप सिर्फ उसका जवाब दें और बड़े प्रिसाइज रहें, और आपकी टोन जो है बड़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इवन जाते ही उनको पहले सलाम करें, उनसे पूछें, फिर चेयर पे बैठें, और जो आपसे वो पूछ रहे हैं उनका जवाब भी प्रिसाइज होना चाहिए। मुझसे सजाद अली शाह साहब ने सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 SRPO पूरा पूछा। अब हमने पढ़ा हुआ था, खुशकिस्मती से हमने बता दिया। उन्होंने सारे सिविल के सवाल पूछे थे, हमने बता दिए। और ये भी आप देखें, और ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, कि जब आप इंटरव्यू का पैनल देखें कि इंटरव्यू में जो जजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा सिविल वाले हैं या क्रिमिनल वाले हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ज़फ़र राजपूत साहब इस वक्त अगर चीफ जस्टिस है, इनके दौरान फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू हो जाते हैं, ठीक है, जो होने नहीं है, अगर क्योंकि शायद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है सिविल की, कलोड़ो साहब प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस रही है क्रिमिनल सिविल बोथ, वो दोनों तरफ से, ठीक। के आगा साहब प्योर क्रिमिनल के हैं, अगर फैसल कमाल साहब सिविल के हैं, ठीक। इस तरीके से आप देखें कि 5 जजेस जो बैठ रहे हैं उनमें मेजॉरिटी पोर्शन जो पैनल बैठेगा वो सिविल का है या क्रिमिनल का है। अगर मेजॉरिटी सिविल के हैं तो आप ये जहन बना लें कि वो आपसे सिविल के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यही है कि वो आप ज़्यादा पूछेंगे आपसे सिविल से, और उसी हिसाब से आप क्रिमिनल से पूछेंगे। और इंटरव्यू में एक ये चीज़ होती है कि सिर्फ आपसे सेक्शन नहीं पूछते, वो आपको प्रॉब्लम भी देते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे बताएं अगर आप जज हैं, इफ़ यू आर अ जज, इफ अ पर्सन गोज टू द पुलिस स्टेशन, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर उनकी FIR लॉन्च नहीं करते, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं अगर आप जज हैं, आपके पास कौन सी एप्लीकेशन आएगी जिस पे आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। या अगर आप मुझसे पूछा था इरफान सादा साहब ने कि अगर एक कमरा है, ये आप जिससे इंटरव्यू में आप बैठे हैं हमारे सामने, ये कमरा है, इस कमरे को 4 वर्षा हैं, हम बैठे हुए हैं, 5 वर्षा हैं, 5 बैठे हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे अब्बा की है, अब इसको आप तकसीम करो, कैसे डिवाइड करोगे? अब जो प्रॉपर्टी जिसका एरिया 100 स्क्वायर फीट होगा वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकती ना, उसको क्या करेंगे आप? सेल ही करेंगे। आउट ऑफ सेल जो उसके आएंगे पैसे प्रोसीड्स वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द लीगल एयर। तुमने कहा बिल्कुल सर, मैं आपसे वो जो आपने एक पुलिस स्टेशन वाली एग्जांपल दी थी कि आप एज अ जज कौन सी एप्लीकेशन पे वो करना है, मैं इसका जवाब जानना चाहूँगा आपसे। देखें, इस पे पहले ये था कि जाफरी साहब जब थे ना, उस वक्त एक जजमेंट आई थी कि 156 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है FIR के लिए, पर वो डॉक्ट्राइन जो था सब्सिक्वेंटली ओवर रूल हो गया। अब बीइंग ए जज, अगर आप सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं, फिर तो आपके पास 22 की एप्लीकेशन आती है। अगर आप देखते हैं कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो फिर आप FIR की डायरेक्शन दे सकते हैं। नहीं तो पहले 2009 से पहले ये प्रैक्टिस चल रही थी कि 156 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन फाइल होती थी मजिस्ट्रेट के पास, वो डायरेक्शन दे देते थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। लेकिन जो 22A है वो तो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, तो टेक्निकली जज के नॉट, नहीं, वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है? बेशक वो डीजे होगा, बट एक्स ऑफिशियो जब होगा तो वो नॉन क्वाज़ी जुडिशियल फोरम है। वो हम कह रहे हैं कि भाई वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बट एक्स ऑफिशियो, हाँ, एक्स ऑफिशियो, बट ही इज द सेम पर्सन। बट नॉट एक्टिंग एज अ जज। डेप्यूटी कमिश्नर एक साथ 25-30 डेजिग्नेशंस उनके पास होते हैं, हर इदारे का वो चेयरमैन भी लगा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर कोई सेशन जज है तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त तो डिस्ट्रिक्ट जज भी है, वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी है, ठीक है, वो फैमिली का डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। तो वो उसके अगर सेक्शन 20 हम पढ़ते हैं तो लॉ ने उनको एम्पावर किया गया है कि वाइल बीइंग अ सेशन जज यू विल आल्सो कैरी सच डेजिग्नेशन एज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। वो आपके पावर जुडिशियल नहीं है, क्वासी जुडिशियल है, पर वो होल्ड तो जज ही कर रहा है ना पोस्ट, भले वो पावर जैसे मजिस्ट्रेट है बिफोर 193 अगर आर्डर पास कर रहा है, हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो वो मुख्तियार कार असिस्टेंट कमिश्नर तो नहीं बन गया ना, है तो मजिस्ट्रेट ही। सर, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू वो जो इंटरव्यू वाला सेक्शन हम कर रहे थे, इट्स प्योरली लीगल डिबेट। जी, आई वुड लव टू कंटिन्यू के जो इंटरव्यू आप कह रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, इस तरह तो वो जो लॉजिकल क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं वो उनके लिए आसानी होती है। जो दोस्त जो बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं तो उनको पता होता है कि अगर ऐसे सिनेरियो आ जाएं, जैसे हमसे एक सवाल पूछा गया था, अगर थाने पे आप जाएं, आपकी FIR ना हो, ठीक है, तो बीइंग अ लॉयर अब आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं। तो उस पर मल्टीपल रेमेडीज़ थी। सर, हम डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे सेक्शन 200 में, या सर हम 22A की एप्लीकेशन लगा देंगे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास, सर ये रेमेडीज़ हैं। अच्छा, अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दे, फिर आप क्या करेंगे? फिर सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन होती थी, अब तो 561 होती है, ठीक है, उसको हम उसमें चैलेंज कर देंगे, ठीक है, ये तरीके का। अच्छा, जो इंटरव्यू सर होता है, हमने इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चंस पूछ लिए, तो इस पर जो
मेरिट बनता है वो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? मेरिट का ये क्राइटेरिया क्या तो वो आंसर सही कितने हुए इस चीज़ पे होता है या कोई और चीज़ देखिए, कंसीडर? इसका एक्यूरेट क्राइटेरिया तो मुझे भी पता नहीं, ना किसी दूसरे लॉयर को पता होगा, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू में गया था। मेरा इंटरव्यू हुआ था अराउंड 45 मिनट्स। उस इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन भी तकरीबन 40-45 ही पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन के लिए मैंने सॉरी बोला था कि सर, एक क्वेश्चन में क्योंकि द जजेस वर लाफिंग ऑन मी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने, हालांकि क्वेश्चन भी सिंपल था 87-88 के रिलेटेड, तो मैंने सॉरी कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अहमद अली शेख साहब पूछ क्या रहे हैं मुझसे, तो उस पर भी मैंने सॉरी कर दिया था। तो उसके बाद जो मेरी मेरिट बनी वो 5th नंबर पे थी। तो मैं ये गेस कर रहा था अगर ये दोनों सवाल में बता देता सही, तो हो सकता है मैं 5th की जगह 1st नंबर पे आ जाता। अब जो हमारा दोस्त था पहले नंबर पे, उससे हमने पूछा कि भाई आप ये बताएं आपसे कितने सवाल हुए। उसने कहा मुझसे भी 40-45 क्वेश्चन हुए। आपने कितने गलत बताया? उसने कहा मैंने एक भी गलत नहीं बताया। तो ये क्राइटेरिया भी होता है कि अगर आपके इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं आपका नंबर आगे आ जाएगा सबसे। पर इसमें एक दूसरी चीज़ है कि अगर रिटन में 2 लड़के हैं, एक की मार्क आए बच्चे के 60, दूसरे के आ गए 80, अब दोनों ने इंटरव्यू में सारे जवाब सही दे दिए, फिर तो मेरिट उसकी ज़्यादा बनेगी जिसके रिटन में 80 होंगे। ये तरीकेकार होता है। तो मतलब देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है। जिसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो उसके नंबर, ज़ाहिर सी बात है, मेरिट में वो आगे आ जाएगा।